हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग पार्ट 11 का लेक्चर पढ़ेंगे जेईई मेंस वाला। और बस इसके बाद मैं जो आपकी बोर्ड लेवल की सीट है थी, तो मुझे बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। एक दो तीन लेक्चर में वो फिनिश कर देते हैं। और कृपया सब लोग 25 जून तक एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि देखिए एडमिशन होना शुरू हो गए हैं, काफ़ी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, ताकि मैं 1 जुलाई से आपको कंटिन्यू क्लास चलेगी। 1 जुलाई से बिना ब्रेक के क्लास चलेगी 1 जुलाई से। समझ में आ गया? तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और इन दोनों के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, तो आप ये काम कर लीजिए। चलिए बिना कोई समय खोटी कराएं आगे की तरफ काम बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग कल की पार्ट 10 के लेक्चर पे हम लोग डिस्कस किए थे कि लीनियर इक्वेशन सिस्टम को कैसे डील करते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन होती है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, बात समझ में आ गई, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ये सब, होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, सब कुछ पढ़ चुके हैं। 1 वेरिएबल में काम कर चुके हैं, 2 वेरिएबल में काम कर चुके हैं, 3 वेरिएबल में काम कर चुके हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं जो कि आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ तो सब ये आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है। ये आईआईटी पे आया हुआ क्वेश्चन है। P, Q के मान बताएं, यदि सिस्टम के मतलब निकाय जो निकाय दिए समीकरण, निकाय को सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन हो, दूसरे नंबर पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, और तीसरे नंबर पे है नो सॉल्यूशन। अभी समझाता हूँ नंबर से। एक सिस्टम दिए, लीनियर इक्वेशन सिस्टम दिए हैं, कह रहा उस लीनियर इक्वेशन सिस्टम से P और Q की वैल्यू बताएं, जबकि उस लीनियर इक्वेशन सिस्टम में केवल एक ही हल है और अनंत हल है। और मतलब एक हल अनंत हल, मतलब हल तो मिल रहा है तो कंसिस्टेंट है सिस्टम, और इसमें नो सॉल्यूशन, इनका मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो जरा गौर करते हैं, जरा दिमाग लगेगा मेरी बात को। इक्वेशन क्या क्या दिया है? 2x प्लस का py प्लस का 6z बराबर 8। फिर अगला दिया है x प्लस 2y प्लस का qz बराबर 5, और ये x प्लस का y प्लस का z बराबर 4। ये 3 इक्वेशन आपके पास दिए हैं, और p और q की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। p और q की वैल्यू बताना है इन तीनों समीकरणों की सहायता से। पहले कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन है, केवल एक मान देता है, बहुत सारे मान देता है, और कोई मान नहीं देता, तो p और q का मान ज्ञात करो। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये इधर की तरफ जब तीनों जीरो होते हैं तो होमोजीनियस होता है, और तीनों जीरो नहीं होते तो नॉन होमोजीनियस। तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। हिंदी में क्या बोलेंगे? असमघात समीकरण है, असमघात समीकरण है, असमघात समीकरण है। ठीक, ये असमघात समीकरण है। अब जरा थोड़ा सा खोपड़ी लगाते हैं, देखिए जरा दिमाग लगाइए। एक चार्ट बनाते हैं तो पूरे वैल्यू डी के ऊपर डिपेंड करती है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, डी दो तरह से खेल दिखाता है। या डी कहेगा मैं डज नॉट इक्वल 0 हूँ, या कहेगा या मैं डी 0। समझ में आ गया? ठीक, फिर अपने 2 पत्ते खोलता है, याद होगा आपको क्रैमर रूल। ये कहेगा कि D1, D2, D3 तीनों क्या हैं? 0। या कहेगा तीनों 0 नहीं है, D1, D2, D3 तीनों 0 नहीं है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, यहाँ से एक ये फार्मूला क्या बनता है, याद हो आपको? x बराबर xd बराबर d1, यही बनता है ना, d1/d। अब जरा समझो, d कितना है? 0 नहीं है। अरे xd 0 नहीं है, xd 0 नहीं है, और d1 क्या है? 0 है। तो जब इधर कह रहा है कि 0 नहीं है, जरा खोपड़ी लगाना, मैं क्या कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि d 0 नहीं है, अर्थात x गुणे समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, और d1 की वैल्यू कितनी है? 0। जब d1 की वैल्यू 0 है तो इधर देखिए खोपड़ी लगाएगी, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये वैल्यू इधर की तरफ भाग हो गई। तब इधर की तरफ भाग हुई तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई ना। इसका मतलब कि ये कौन सा सोल्यूशन हुआ? x बराबर कितना बैठा? 0। बात समझना, y बराबर 0, z बराबर 0 कहें तो ट्रिवियल है, लेकिन x y z के मान 0 मिलेंगे। तो जब 0 मिलेंगे तो यूनिक हुआ ना,
नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन बैठ गई, यूनिक सोल्यूशन की, क्योंकि एक्स वाई जेड के मान कितने कितने मिलेंगे, 0 0 0 मिलेंगे, मात्र एक ही मान मिलेगा, क्योंकि इधर की तरफ क्या बैठा है 0, तो इधर की तरफ 0, डी का मान कुछ भी आएगा तो इधर भाग हो जाएगा तो 0 बैठ जाएगा। तो कुल मिला के आप इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 0 है। बात समझ में आ गया, ठीक, खोपड़ी लगाइएगा। इसका मतलब ये कौन सा सोल्यूशन हुआ, यूनिक सोल्यूशन हुआ। आगे समझाता हूँ, एक मिनट थोड़ा समझ लीजिए। हाँ, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हुई, कौन सा सोल्यूशन हुआ है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में डी डज नॉट इक्वल क्या है, इसका मतलब इसके लिए डी डज नॉट इक्वल 0। अच्छा, इनफाइनाइट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा खोपड़ी लगाइएगा, ठीक। और यूनिक सोल्यूशन में आप ये भी कह सकते हैं, इसके साथ साथ बताता हूँ मैं, ठीक। डी डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसको जरा देखिएगा, ये डी 0, ठीक, अरे ये डी 0 नहीं है, बात आप समझिएगा। तो एक्स डी बराबर D1 बैठेगा, अरे एक्स D1 बराबर डी बैठेगा, तो यहाँ भी कुछ वैल्यू है, यहाँ भी कुछ वैल्यू है, खोपड़ी लगा ना, तो x बराबर D/D1 बैठेगा क्या, तो जब D नहीं समझ में आया, अरे x बराबर D/D1 होगा, अब ना तो D1 0 है ना तो D 0, अर्थात कुछ वैल्यू देगा। अब क्या वैल्यू देगा भगवान जाने। तो कितने सोल्यूशन हुए यहाँ पे, अनंत सोल्यूशन है, नहीं समझ में आया। अरे थ्योरी पे जाइएगा ना, तो ये कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक। इसका मतलब कि ये क्या हुआ, D डज नॉट इक्वल टू 0। नो सोल्यूशन की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, नो सोल्यूशन में D, हाँ, D डज नॉट इक्वल 0, और नो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नो सोल्यूशन में एक मिनट, कुछ लोचा हुआ क्या, हाँ, नो सोल्यूशन की तरफ जाना है ना, नो सोल्यूशन है या तो अनंत सोल्यूशन है, क्या होगा, D डज नॉट इक्वल 0, और साथ में क्या क्या, और साथ में क्या क्या, D1 D2 D3 भी डज नॉट इक्वल क्या होंगे, 0 होंगे। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए, वहाँ लिख लीजिएगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन देख रहा हूँ, ठीक है, उसको देख रहा हूँ। इनफाइनाइट सोल्यूशन यहाँ मिलेगा ना, यहाँ, अच्छा इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस विषय में। सभी बच्चे फिर से दोबारा ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, ठीक है, और इसके पहले जो डायग्राम बनाया था उसको आप एडिट कर दीजिएगा, दोबारा बनाइएगा। अब जरा सुनिए, ये आपके पास इक्वेशन है, तीनों यहाँ 0 नहीं है, तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। थ्योरी पे जाइएगा, डी अपना 2 तरह से खेल दिखाएगा, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल में 4 लोगों का किरदार रहता है, एक डी का, फिर D1 का, D2 का, D3 का। ये कैसे भरते हैं कल की क्लास देखें, अथवा बोर्ड लेवल में मैं क्रैमर रूल भी आपको बता चुका हूँ। चलो दिमाग लगाते हैं। D 2 तरह से तमाशा दिखाता है, D 0 होगा या D 0 नहीं होगा। मतलब मैं केवल D1 की पिक्चर दिखाया हूँ, D1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके साथ आप 3 पिक्चर देखेंगे, D1 D2 D3 तीनों 0 नहीं है। फार्मूला क्या होता है, x d बराबर D1। तो यदि D 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 गुणे x गुणे 0 हो गया, और x गुणे 0 लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड 0 होने के लिए तैयार नहीं है, अर्थात 0 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x का कोई हल नहीं, अर्थात नो सोल्यूशन आया। इसका मतलब नो सोल्यूशन के केस में D 0 होगा और D1 D2 D3 डज नॉट इक्वल 0 होंगे। अब जरा खोपड़ी लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इधर जरा दिमाग लगाइएगा। और इसका मतलब नो सोल्यूशन में आप क्या क्या केस लेंगे, D की वैल्यू कितनी है 0, और D1 D2 D3 तीनों 0 नहीं है। चलिए ये समझ में आ गया। इधर की तरफ सीन देखते हैं, D1 बराबर 0 है और D 0 नहीं है, तो फार्मूला x d गुणे बराबर 0। तो x गुणे D 0, अर्थात 0 बराबर 0 बैठ गया। 0 बराबर 0 बैठने का मतलब x की जगह कुछ भी रखूंगा तो 0 बराबर 0 आएगा, अर्थात इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया। इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन में केस क्या है, D बराबर 0, D1 D2 D3 भी साथ में 0, और नो सोल्यूशन में केस क्या है, D बराबर 0 होगा, जबकि ये तीनों 0 नहीं होंगे। तो इधर की तरफ यूनिक ही होगा, कहो तो देखो मैं दिखा दूं। इधर की तरफ देखिए 2 केस होंगे, एक केस क्या होगा, D1 बराबर 0। जरा दिमाग लगाइएगा, जब D1 बराबर 0 होगा तो अब खोपड़ी लगाएगी थोड़ा। देखिए अब ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की बात तो कर नहीं रहा, तो कहे समय बर्बाद कर रहे हैं, यूनिक इधर की तरफ आएगा, 100% यूनिक इधर की तरफ आएगा। बाकी देखिए ये इनफाइनाइट सोल्यूशन इधर की तरफ आएंगे। यूनिक जरा देख लेते हैं, यदि आपको देखना हो तो x, जरा खोपड़ी लगाइएगा, ठीक, x d बराबर कितना D1। अब बात जमा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, D की वैल्यू 0,
नहीं है। अब देखिए ज़रा दिमाग लगेगा, डी की वैल्यू 0 नहीं है, तो जब डी की वैल्यू 0 नहीं है तो x बराबर d1/d होगा कि नहीं। अब देखो डी की वैल्यू 0 नहीं है, जबकि d1 कितना 0 आ गया, तो x की वैल्यू 0 आई। इसी तरह y की वैल्यू क्या आएगी 0, z की वैल्यू 0। तो ट्रिवियल भी है, देखा जाए तो ट्रिवियल भी है और यूनिक भी है। तो उसने ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की बात ही नहीं किया, यूनिक की बात किया। तो 100% यूनिक में डी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। अब भी नहीं क्लियर हुआ, इसका मतलब ये 3 केस आप लिख लीजिए, ठीक है। और इधर क्या होगा, d1 डज नॉट इक्वल टू, जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। अच्छा अब सुनिए, सबसे पहले आप d निकालिए। नाउ d बराबर, कोई बताएगा d की वैल्यू कितनी होगी। हाँ d कैसे भरोगे, भराओ। हाँ x के कॉफिशिएंट c1 में भरते हैं, 2 1 1, फिर p2 1, फिर 6q1। और ठीक, चलिए इसको एक्सपेंड करिए, देखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग p1। अच्छा हमारे पास पड़ा है, यदि कहो तो मैं डायरेक्ट भर दूँ, भर दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू आएगी p-2 q-3, समय बर्बाद ना कराइए, ठीक। अब आप d1 भरिए। d1 कैसे भरेंगे बताइए, d1 कैसे भरते हैं, जल्दी जवाब दीजिए। हाँ c1 को उड़ा के क्या डालूंगा, 8 5 4, क्या डालूंगा 8 5 4, फिर p21, फिर 6q1, फिर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो फिर मेरे पास पड़ा है 4q-15। कर लीजिएगा, इसका प्रसार करना तो आपको आता है, ठीक। इसी तरह d2 जब ज्ञात करेंगे, d2 कितना आएगा, d2 में c2 उड़ जाएगा, क्या c2 उड़ के क्या भरूंगा 2 1 1, c2 में क्या भरूँ 8 5 4, फिर 6q1। इसमें 100% वैल्यू 0 आती है क्योंकि r1 बराबर r3 आ जाता है, ठीक है। r1 बराबर r3 आ जाएगा, अरे r1 बराबर r3 आ जाएगा 100%। आप करके देखिएगा, क्योंकि कैसे आ जाएगा, इसमें ज़रा 2 को गुणा करिए, नहीं 6p1 आया ना, ये 100 आता है 100%, इसमें कोई शंका नहीं। 2 2 1 8 5 4, ठीक। और ये 4 4, अच्छा देखता हूँ है क्या तमाशा, क्या 1 2 3 6q3 6q3 6q3, हाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ 3z है, सुधारिए क्वेश्चन। 3z है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा। देखो पकड़ में आ गया क्वेश्चन, नहीं पकड़ में ना आता तमाशा खड़ा हो जाता। क्वेश्चन सुधारिएगा, यहाँ 3 है बेटा, यहाँ 3 है, देखिएगा। अब देखे ज़रा इस R3 में, देखें इधर की तरफ, R3 में 2 का गुणा लगाऊं क्या, तो ये 2 8 6, तो R1 बराबर R3, डिटरमिनेंट 0 हो गई। चलिए आगे देखते हैं d3। d3 कैसे भराओगे, भराओ 2 1 1, p21 सही, और इसमें क्या भरूँ 8 5 4, इसका कैलकुलेशन बैठेगा आपका p-2, ठीक। अच्छा अब हमें चाहिए वैल्यू, देखिए वैल्यू देखते हैं भाई। अब बोलो, अब देखो पहले हल के लिए चलते हैं, पहला हल, ठीक। उसमें मांगा क्या है, P और Q के मान। अब जरा खोपड़ी लगाइएगा, P और Q के मान। पहला कंडीशन यूनिक सलूशन, यूनिक सलूशन के लिए हम लोग काम करेंगे। यूनिक सलूशन में हमें क्या चाहिए, D डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात D की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो D में क्या भरा हुआ है, P-Q और Q-3 बराबर 0, डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब P 2 के बराबर नहीं होगा और P 3 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जरा दिमाग लगाइए, P की वैल्यू क्या आ गई, P पूरा रियल नंबर लेगा लेकिन 2 को क्या कर देगा, छोड़ देगा। अर्थात बात समझ में आई, अरे समझ में आ गया, ठीक है। P की वैल्यू R रियल नंबर कुछ भी हो सकती है, अर्थात यहाँ P की जगह आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो लेकिन 2 को नहीं डाल सकते जब यूनिक सोल्यूशन। अच्छा देखिए इसी तरह Q का आंसर कितना होगा, R-3। चलो एक आंसर ये चिपका लीजिए, लिखिए स्पीड के साथ, आगे साथ, ऐसा दिमाग लगाने का भाई। आगे बढ़ाता हूँ गाड़ी। हाँ दूसरे नंबर पे आ जाओ। दूसरे नंबर पे क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। हाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या मांगा रहा है, अच्छा D बराबर क्या है 0। चलिए पहले D बराबर 0 चिपकाते हैं, D बराबर 0। अब दिमाग लगाओ, D बराबर 0 का मतलब P-2 और P-3 बराबर 0, तो P बराबर 2 और Q बराबर 3। फिर क्या कह रहा है, तीनों
हाँ हाँ समझना, तीनों फिर क्या होना चाहिए, हाँ तीनों फिर 0 होना चाहिए। तो यहाँ आंसर 2 3 वैसे भी आ गया। देखिए मैं बताता हूँ एक मिनट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे q बराबर कितना आएगा, 0 होना चाहिए ना, q बराबर 15/4। बात समझ में आ गया। तो q बराबर 15/4। लेकिन देखो ऐसी वैल्यू लेना है कि 15/4 हम यहाँ से नहीं ले सकते q का मान, जरा दिमाग लगाएगा। q बराबर 15/4 ले लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बात समझिएगा। लेकिन ये कहाँ 0 होगा, तो ये p बराबर 2 जैसे रखूंगा तो p बराबर 2 गुणा इसका 0 हो जाएगा, बात आप समझिएगा। ठीक है, तो ये दोनों देखिए संतुष्ट हो रहा है, p बराबर 2 तो तीनों में संतुष्ट हो रहा है, यहाँ भी संतुष्ट हो रहा है। तो p बराबर 2 तीनों में संतुष्ट हो रहा है, q की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा सॉरी, ये कितना है, q है ना यहाँ पे, तो p और q की वैल्यू 2 और 3 आ गई इसमें आंसर। ठीक है, नो सोल्यूशन में p बराबर 2 और q की वैल्यू पे विचार करते हैं। देखो q की वैल्यू पे विचार करते हैं, तो p बराबर 2 तो आ गया भाई, बात समझ में आ गया। अब q का कोई ऐसा मान नहीं है जो तीनों जगह सेटिस्फाई करे, क्योंकि तीनों शर्तों में क्या कह रहा है कि d1 d2 d3, d1 d2 d3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ q बराबर 3 में 0 हो रहा है, बता सक। यहाँ q बराबर 15/4 में 0 हो रहा है, तो एक कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे q का मान आप नहीं निकाल सकते। जरा गौर करिएगा, q का सेम मान इस सारणी को भी 0 करना चाहिए, नहीं समझे, q का सेम मान इस सारणी को भी 0 करना चाहिए और इस सारणी को करना चाहिए, जबकि p बराबर 2 इसको भी 0 कर देता है। देखो यहाँ भी 0 कर रहा है और यहाँ भी 0 कर रहा है, जबकि q के दोनों क्या हैं, अलग अलग मान है। तो लिख देंगे q का कोई हल नहीं है यहाँ पे, q का कोई मान नहीं है, q का कोई मान ही नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना भाई। यहाँ पे बहरहाल मान नहीं है, बाकी निकल आएगा, उस पर नो सोल्यूशन में निकल आएगा। क्यों आप टेंशन कह ले रहे हैं, p और q टोटल वैल्यू आ जाएगी, आप परेशान नहीं समझेंगे। अरे समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए जरा दिमाग लगाइए, ये थ्योरी एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं। वो क्या कह रहा है कि d1 बराबर 0 हो, तो जैसे d बराबर 0 हो तो p बराबर 2, q बराबर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ से q बराबर 3 आ रहा है। लेकिन ये q बराबर 3 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 3 रखना हो तो 0 हो रहा है, लेकिन इसको 3 रखना हो तो ये 0 हो ही नहीं रहा। भाई ये 0 हो जाता है तो ये गुणा क्या करता है, 0 कर देता है। इसका मतलब q बराबर 3 इसको संतुष्ट कर रहा है, जबकि इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, जबकि तीनों आपस में क्या होना चाहिए, 0 बराबर होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी 0 बैठा है, देखो ये तो ऑलरेडी 0 बैठा है। और ये p, अच्छा p बराबर 2 रख के देखिए, p बराबर 2 में ये 0 हो रहा है। अरे ये 0 हो जाएगा तो ये साला क्या करेगा, ये 0 हो रहा है, ये पहले से मरा है, ये भी तो 0 हो रहा है, अर्थात p का मान सेटिस्फाई कर रहा है सभी सारणी को, जबकि q का मान नहीं निकाला जा सकता। अब भी नहीं समझ में आया, आगे समझ। अच्छा तीसरे नंबर पे आ जाओ, इधर पे लिखता हूँ। हाँ तीसरे नंबर पे नो सोल्यूशन पे आइए। हाँ नो सोल्यूशन क्या है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन में सबसे पहले d बराबर 0 लूँ क्या, ठीक, d बराबर क्या लूँ 0 और d1 d2 d3 डज नॉट इक्वल, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू p-2 और q-3 बराबर 0। अब देखो यहाँ से, अब जरा खोपड़ी लगा ना, p बराबर 2 डिनाई हो जाएगा, p बराबर 2, ठीक, q बराबर देखिए 3, यहाँ से वैल्यू सेट हो जाएगी। बता रहा हूँ 3 कैसे सेट होगी, क्या हुआ, हाँ वो डज नॉट इक्वल टू 0 ना, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, जरा दिमाग लगाएगा। d1 डज नॉट इक्वल टू 0 है, जरा दिमाग लगाएगा। तो इन दोनों d1 की वैल्यू क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो जैसे मैं इसको 0 रखता हूँ तो p बराबर 2 लेने से मना कर देगा, बात समझ में आ गया। तो जब p बराबर 2 लेने से मना कर देगा तो इसका मतलब 100% p बराबर 2 दोनों को संतुष्ट नहीं कर रहा, बात समझ में आ गया। तो एक वैल्यू कौन संतुष्ट हुई, q बराबर 3, तो यहाँ से q बराबर 3 आएगा। बस मैं समझाता हूँ समझ, कुछ लोगों को खोपड़ी में ना आए हो, कठिन चीज़ें हैं, जरा दिमाग लगाइए। ये चारों चीज़ें सेटिस्फाई होना चाहिए। q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू 3 यहाँ रख के देखो, d 0 हो गया, यहाँ 3 रख के देखो 0 नहीं होगा,
जीरो नहीं होगा। ये ऑलरेडी जीरो हो तो मेरी गलती नहीं है, ये भी जीरो नहीं होगा। यदि वहाँ से p बराबर 2 भर लेते ना तो ये भी जीरो हो जाता और ये भी जीरो हो जाता। जबकि कंडीशन क्या है, d की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, और d1 d2 d3 जीरो नहीं होना चाहिए। यदि p बराबर 2 रख दूंगा तो सब जीरो बैठ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से p का मान नहीं निकाला जा सकता, केवल q का मान आएगा। तो लिखो p का कोई मान नहीं। कार्तिक नहीं समझ में आया क्या? बहुत यार कठिन है सब, देखा जाए कठिन तो है बेटा, थोड़ा सा कठिन है, आप टेंशन ना लो, बनेगा सब। निकाल लो कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलूँ आप इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा थोड़ा सा कायदे से, लेकिन कंडीशन सारी सेटिस्फाई होना चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे। कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो तब जाके बनेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एक्स वाई जेड एक्स 2i + 3z बराबर 6, 4x 7 5y + 6z बराबर 15, 15 7x + 8y 8z बराबर 24 को हल करें। वो कह रहा नहीं आप हल करके बताओ। ठीक, अब देखो 3 वेरिएबल में कभी भी हल करना हो तो यहाँ हल करने का मतलब है जे मेंस में, अर्थात एक्स वाई जेड की वैल्यू मांग रहा है। ठीक, इसके कई सलूशन हो सकते हैं। देखो कैसे हल करते हैं, 3 वेरिएबल में एक वेरिएबल को टी मान लेते हैं, माना जेड बराबर टी मान लिए, थोड़ी देर के लिए टी मान लिए। ठीक, हल हो जाएगा तुरंत, आप टेंशन ना लीजिए। ये समीकरण क्या बना बताओ जरा, x + 2i बराबर 6 - 3t, इसको उधर चटका दिया, जेड की जगह मैंने टी डाला, उधर ट्रांसफर मार दिया। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 आई। फिर क्या आया, फिर अगला क्या आएगा, अगला आएगा 4x प्लस का 5y बराबर 15 - 6t। क्लियर। अब ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले में 4 का गुणा लगा देता हूँ। ऊपर वाले में देखना, ऊपर वाले में 4 का क्या कर दूँ, गुणा लगा दूँ। 4x प्लस का 8y, 6 चौको 24 और 4 3 12t। अब फिर ये क्या है, 4x प्लस का 5y बराबर 15 माइनस का 6t। अब फिर क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ। जब घटाऊंगा तो प्लस है तो माइनस से प्लस हो जाएगी, ये उड़ गया। 8 में 5 गए, 3y, 24 में 15 गए 9, 12 में 6 गए माइनस का 6t। y बराबर कितना बैठ गया, 3 माइनस का 6t। नहीं समझ में आया क्या बेटा, 3 माइनस का 6t। अब आगे देखना, देखो बहुत आसान है ये, जो आप ट्रिक पकड़ ले गए, क्योंकि जेईई मेंस में आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू मांग रहा है। बोर्ड लेवल की तरह सवाल नहीं लगाना कि क्रैमर रूल लगाएं या फिर मैट्रिक्स मेथड अपनाएं। वो कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करो, लेकिन बोर्ड में ऐसे नहीं करना भाई, समझना क्या। वो केवल एक्स वाई जेड के हल मांग रहा है, टी के टर्म में मांग रहा है, अभी समझाता हूँ। अब जरा दिमाग लगाओ, अभी बनता है क्वेश्चन, खोपड़ी लगाना है। अच्छा, यहाँ पे y की वैल्यू रखा दो समीकरण 1 से। समीकरण जब 1 से चलेंगे तो y की वैल्यू रखा ही है। y की वैल्यू रखाऊंगा तो क्या आ गया, x + 2 y की वैल्यू 3 माइनस का 6t बराबर 6 माइनस का 3t। ठीक, ये क्या बैठेगा, x + 3 दूना 6 माइनस का 6 दूनी 12t बराबर 6 माइनस का 3t। ठीक, 6 से 6 मर गया क्या, x बराबर कितना आया 90, 12 इधर गया 3 घट गया। अच्छा, अब जेड की वैल्यू कहाँ से लाओगे, अरे इसमें चढ़ा दो। ठीक, तो 9 x बराबर कितना है बताओ 90, बोलो y बराबर 2, y बराबर 3 माइनस 6t प्लस का 3z बराबर 6। क्लियर। तो ये कितना है 90 प्लस का 6 माइनस का 60, नहीं 12t प्लस का 3z बराबर 6, 6 6 मर गया क्या। और देखना देखना देखना, ये कितना बैठा माइनस का 12, नहीं माइनस का 3t, क्यों भाई माइनस का 3t प्लस का 3z बराबर 0। 3 से 3 मरा, z बराबर कितना बैठा, इसका मतलब एक्स वाई जेड के मान क्या है बताओ जरा। एक्स वाई जेड के मान क्या बैठे, एक्स वाई जेड के मान क्या बैठे, एक्स की वैल्यू कितनी है 90, फिर
3 माइनस का जेड का मान टी, और जहाँ टी बिलोंग रियल। आप देखो दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना, 100% कह रहा हूँ, ठीक है। कोई भी रियल नंबर आप डाल के देखिए संतुष्ट हो जाएगा समझ। देखते हैं, देखिए इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, सोल्यूशन इसके इनफाइनाइट आएंगे। टी की जगह कोई भी रियल नंबर आप डाल के देखिए, सपोज दैट चलो 1 डाल के देखते हैं। 1 डालूंगा टी की जगह 1, तो आंसर एक्स बराबर कितना आया 9, ठीक। वाई बराबर 1 डाल रहा हूँ -3, जेड बराबर 1। इसको जरा रख के देखते हैं। इक्वेशन क्या है जरा यहाँ बताइए, रफ कार जरा देखते हैं क्या है। x प्लस का 2y प्लस का 3z बराबर 6 लिख गया भाई। 3 माइनस का 2t टी x की वैल्यू x की वैल्यू कहीं गलत हुई क्या? x की वैल्यू देखो बेटा, x की वैल्यू थोड़ा सा x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आई है y 3 माइनस 2t। अरे y भी गलत हुआ यार, ये कहाँ से गलत हुआ? आज हो क्या रहा है यार? 3 का भाग हुआ, देखो यहाँ भाग नहीं लगाया, सब 3 का भाग हुआ, यहाँ 2 नहीं होगा। अरे 3 3 9 3 दूनी 6, इसमें भाग नहीं लगाया, सब माठा हो गया। चलो अभी सुधारते हैं। देखो y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2t, तो 2 दूना 4 आएगा यहाँ, बात समझना। 4 आया, वैल्यू बदल गई, चल x और t वैल्यू आ गई। चलिए अभी सुधर जाएगा, कोई टेंशन बात नहीं, ठीक। x की जगह क्या डालना है t, फिर वैल्यू डलाओ। अभी संतुष्ट न होते परेशान हो जाते हैं, कैलकुलेशन गलत किए बैठे हैं। हाँ x की वैल्यू कितनी है t, वहाँ t डाल के देखो, t प्लस का 2, y की वैल्यू 3 माइनस 2t प्लस 3z बराबर 6। हाँ t प्लस का 6 माइनस का 4t 3z बराबर 6, 6 से 6 कटा क्या, माइनस का 3t प्लस का 3z बराबर t डी, अरे 0 क्यों भाई, t बराबर z बराबर कितना आ गया t। इसका मतलब x बराबर कितना है, x बराबर t, y बराबर z बराबर t, और जहाँ t बिलोंग रियल। अच्छा चलो अब t की जगह 1 डाल के देखो, 1 डाल के देखूंगा यहाँ x बराबर 1 बैठा, y बराबर बोलो 1 डाल के देखो 1, y बराबर भी 1 बोलो, और z बराबर 1। जरा संतुष्ट करके देखो, यहाँ x की जगह 1 डाला, y की जगह 1 डाला, z की जगह 1 डाला, 3 2 5 1, क्लियर। अब आप कौन सी नंबर डालना है, जो नंबर आपको डालना है वो डला दीजिए, ठीक, सब संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा 1/2 डाल के देखो, देख लेते हैं भाई, देखने में क्या जाता है। इसके 1/2 डालूंगा तो x बराबर 1/2, ठीक। y बराबर क्या आएगा जरा सुन, 3 माइनस का 1/2, अरे 2t, 2 से 2 कट गया, 1 आया, अर्थात y बराबर 2। अरे यहाँ t है ना बेटा t, और z बराबर कितना है 1/2। इसका तो x की वैल्यू कितनी है देखना, x की वैल्यू 1/2, x की जगह कितना डालना है 1/2 प्लस 2y, y की जगह कितना 2, z की जगह 1/2, तो ये 1/2 बैठा, प्लस का कितना है 4, प्लस का 3/2, 2 आया एलसीएम, तो ऊपर कितना है 2, ये अरे फिर तमाशा करने लगे, ये 8 कहाँ गया यार, फिर तो सेट नहीं होना, फिर ये कितना आएगा 8, और ये 3 हो गया यार, अब कभी सेट हो गया। 8 3 11 1 12 में 2 का भाग गया, ये बढ़ गया। इसका मतलब 100%। देखो यार बोर्ड लेवल में हम एक्स वाई जेड के केवल सिंगल वैल्यू निकालते थे, इसका मतलब एक्स वाई जेड के कितने मान हैं, अनंत मान है, जो दिए गए समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। अब भी नहीं खोपड़ी खुली, समझना के तो हमेशा टी के टर्म में वैल्यू भरेंगे, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन नहीं देना ना हमें, इनफाइनाइट सोल्यूशन देना है। अब जरा दिमाग लगाइए, एक बात तो क्लियर हो गया, नोट नंबर 1 आप क्या लिख सकते हैं, ये सब रफ कार था, समझ गए ना भाई। नोट नंबर 1 क्या लिख सकते हैं, दिया गया सिस्टम मीन्स निकाय क्या कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब संगत है, मतलब निकाय संगत है। दूसरे नंबर की बात क्या कह सकते हैं, कितने सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन। चलो
बढ़ाओ अगला क्वेश्चन, कॉपी करो जल्दी से, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन बेधड़क लगा सकते हैं। आज मैं जेईई मेंस वाली सीट डाल दूंगा एप्लीकेशन में, टेलीग्राम में, दोनों में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसके सवाल लगाइएगा। हाँ चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखो यार ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब 2 वेरिएबल में, समझिएगा 2 वेरिएबल के 3 समीकरण, 3 समीकरण, समझ गए ना यार, मतलब 2 चर में 3 समीकरण कैसे डील करेंगे। अभी आप कभी नहीं इस तरीके से सवाल हल किए हैं, 2 वेरिएबल में 3 समीकरण आप कभी डील ही नहीं किए हैं। जैसे देखो इनकी पिक्चर ऐसे दिखेगी, a1x b1y बराबर c1, ठीक, समझ में गया। फिर a2x प्लस का b2y बराबर c2, फिर a3x प्लस का b3y बराबर c3। क्या समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे कहानी क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि डी कैसे भरते हैं, क्योंकि हल तो होते हैं समीकरण, डी 100% हल होते हैं समीकरण। मैं समझाता हूँ, जब भी यहाँ डी भरें, जब भी डिटरमिनेंट डी भरें क्रैमर रूल से, तो x1 की वैल्यू पकड़ें a1 a2 a3, क्या क्लियर है। फिर क्या भरेंगे b1 b2। अब विचार आता है कि तीसरे कॉलम में क्या डालें, तो तीसरे कॉलम में राइट हैंड साइड की क्वांटिटी डाल देना है। और यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखना, d1 d2 d3 नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, डी भरना सीखें, 2 वेरिएबल में 3 समीकरण में डी भरना सीखें, अर्थात C1 में राइट हैंड साइड की क्वांटिटी डाल देना है, क्लियर। क्योंकि डिटरमिनेंट तो स्क्वायर फॉर्म में होता है, नहीं डालोगे तो स्क्वायर वर्गाकार नहीं होगा, तो कैसे हल कर लोगे। नोट यहाँ क्या लिखना है, नोट क्या लिखना है, नोट लिखना है यहाँ d1 कामा d2 कामा d3 नहीं होता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये होता ही नहीं है, भाड़ में जाए। समझ में आ गया, केवल डी होता है। डी आप कैसे भरेंगे, इधर की तरफ भर लेंगे। कब का केस है, लोगो लगा हुआ है, 2 वेरिएबल के 3 समीकरण हो। जब 2 वेरिएबल के 3 समीकरण हो तो ऐसी कहानी होगी। अब सुनना, इसके केस क्या क्या हो सकते हैं, इसके केस सुने अब। हाँ इसके केस सुने भैया, ठीक। केस क्या क्या हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझेंगे। ये रेखाओं के समीकरण है क्या, अरे 1 डिग्री फैक्टर या लीनियर का मतलब रेखा यार, पगला गए क्या, सब कुछ पढ़े बैठे हैं हम। रेखाएं कितनी रेखाएं, 3। अब जरा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जरा खोपड़ी लगाइएगा। बोलूं क्या मैं, एक पहला केस क्या हो सकता है कि ये तीनों एक जगह काट जाएं। समझ में नहीं आया, तीनों एक जगह काट गए। जब तीनों एक जगह काट गए तो सोल्यूशन तो एक देगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन एक्स वाई जेड का मान आपस में क्या होगा, मतलब एक्स वाई जेड, तब भी डी बराबर 0 हो जाएगा। संगामी हो गए ना ये। जब संगामी होता है तो आप पढ़ेंगे, देखिए वेक्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझौता कर लीजिए। जब तीनों रेखाएं संगामी होती, संगामी का मतलब समझ गए, एक जगह काट जाएं, तो उस साड़ी का मान हमेशा 0 होता है। तो लिखेंगे तीनों रेखाएं संगामी हैं। पहला केस तो ये हो सकता है, तीनों रेखाएं संगामी, समझ गए, तीनों रेखाएं संगामी हो तो d बराबर 0 होता है, ये भी याद कर लेंगे, ठीक। अब जरा कुछ डाउट है क्या, बोलो बोलो, बता दूं डाउट है। हाँ ये बेटा कॉन्सेप्ट होता है, वेक्टर में पढ़ोगे, इतना ध्यान रखिए। तीनों रेखाएं संगामी है, एक जगह काट रही हैं, तो हमेशा उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब बताओ हल कितने मिलेंगे, एक मिलेगा हल, एक से ज़्यादा कहाँ काट रहा है, इसका मतलब कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। अरे समझ में नहीं आया क्या, एक ही बात तो मैंने समझाया, संगामी वाला केस, बाकी थोड़ा मैंने कुछ आपके ऊपर बहुत बड़ा अपराध कर दिया। क्या मैं बताऊं, एक कहानी देखिए क्या हो सकती है, जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना, खोपड़ी लगाना। दूसरा केस क्या हो सकता है, 2 रेखाएं समांतर हों, बात आप समझिएगा, ठीक। 2 रेखाएं समांतर हैं, एक तीसरी ऐसे काट जाए। अब खोपड़ी लगाना, 2 रेखाएं समांतर होने का मतलब, 2 रेखाएं समांतर होने का मतलब इनके कोफिशिएंट बराबर चले जाना। नहीं समझ में आया, 2 रेखाएं समांतर होने का मतलब इनके गुणांक, अरे इनके ये बराबर चले जाना। बराबर जाने का मतलब 2 रो बराबर होना, और 2 रो बराबर होना साढ़े 0। इसका मतलब हल तो नहीं हुआ। हल कब होगा, जब तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे। इसका मतलब नो सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन डी बराबर क्या है
जीरो है। इसका मतलब डी बराबर जीरो है और नो सोल्यूशन। नहीं आया समझ में यार, आ गया समझ? अच्छा तीसरा केस क्या हो सकता है? सोचो सोचो जरा, तीसरा केस क्या हो सकता है? देखो हाँ, तीनों समांतर भी हो सकते हैं, तो फिर नो सोल्यूशन हो जाएगा। ये तीनों समांतर कर दोगे, खोपड़ी लगाना, देखो तीनों समांतर हैं, इसका मतलब तीनों रो आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। इसका मतलब तब भी डी बराबर जीरो और नो सोल्यूशन। अब क्या हो सकता है जरा सोचो। देखो चौथा नंबर देखना, अभी केस हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। हाँ देखो, दो संपाती हो जाएं, जरा गौर करना, दो केवल मैं दो संपाती कर रहा हूँ, दिमाग लगाइएगा। दो संपाती हैं, दो ये दो रेखाएं एक दूसरे के चढ़ के निकल गई, तीसरी ऐसे निकल गई, तो इसका मिलेगा यूनिक सोल्यूशन ही। दो रेखाएं थे, ढेर सारे मान दे रहे थे, लेकिन तीसरी तो एक जगह निकली। और जब दो रेखाएं संपाती हैं, इसका मतलब फिर दो रो आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई, तो फिर डी बराबर जीरो हो गया। नहीं आया समझ में? आ गया समझ? डी बराबर फिर जीरो आ गया, डी बराबर जीरो। सोल्यूशन कौन होगा? यूनिक, यूनिक। अरे समझ में नहीं आया क्या? एक ही मान तो देगा। और सोचो और केस क्या हो सकता है, जरा सोचो जल्दी से। हाँ तीनों रेखाएं, ये तीनों रेखाएं संपाती, हाँ तीनों रेखाएं संपाती, लिख देना तीनों रेखाएं संपाती, तीनों रेखाएं संपाती। नहीं है समझ में? इसमें इस केस में क्या लिखेंगे बताओ? दो रेखाएं संपाती, दो रेखाएं संपाती, तीसरी नहीं, तीसरी संपाती नहीं, तीसरी उसको कट कर रही। एक केस और हो सकता है, आप मुझे बता दो, खोपड़ी लगाओ, एक केस क्या हो सकता है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सब में डी जीरो हो रहा है। एक केस क्या हो सकता है? सोचो, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, खड़ा हूँ, सोचो। ऐसा भी त्रिभुज भी तो 3 रेखाएं बनाती हैं, बताइए, कोई हल नहीं है, लेकिन डी भी जीरो नहीं है। डी कहाँ जीरो होगा? हाँ कोई काट ही नहीं रही है, और सबके कोफिशिएंट यहाँ के गुणांक सबके क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसका मतलब इकलौता केस है कि नो सोल्यूशन है, मतलब डी डज नॉट इक्वल जीरो। और इसको क्या लिखूंगा? नो सोल्यूशन। भाई जेईई मेंस का सवाल पता नहीं कहाँ से बना दे यार, इतना खोपड़ी लगती है, इतनी खोपड़ी लगती है कि मैं क्या बताऊँ यार। सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन खोपड़ी लगती है। देखो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, अब मतलब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, फिर से जरा समझिए। केस क्या है? कुछ ऐसा केस आए तो केवल आपको डी निकालना सीखना है, बस केवल डी निकालना सीखो। 2 वेरिएबल में 3 समीकरण का डी भरना आप सीख गए, आप सीख गए, आप मत टेंशन लीजिए। तीसरा कॉन्सेप्ट ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि यदि तीनों रेखाएं संगामी हो, संगामी का मतलब एक जगह काटती होंगी तीनों रेखाएं, तो 100% उन 3 रेखाओं से जो डिटरमिनेंट बनती है हमेशा वैल्यू जीरो होती है। ये आप याद कर लीजिए, और मैं इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा जब 3D 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। क्योंकि जेईई मेंस का जो बैच होता है ना, वो 13 का बैच होता है एक्चुअल में देखा जाए तो। पूरा बच्चा 26 के 26 चैप्टर, मतलब 11-12 के चैप्टर वो पढ़ के बैठा होता है। अभी आप शायद ना पढ़े हो, जो मुझे 13 का बच्चा फॉलो कर रहा होगा तो उसको शायद ये बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला केस क्या हो सकता है कि 2 पैरेलल हो, एक नॉन पैरेलल हो। तो जो 2 पैरेलल है, एक नॉन पैरेलल है, बात जरा दिमाग लगाइएगा। तो तीसरी रेखा इसके साथ सॉल्यूशन दे रही है, तीसरी रेखा इसके साथ सॉल्यूशन दे रही है, किंतु तीनों रेखाएं एक साथ सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। लेकिन 2 पैरेलल का मतलब डिटरमिनेंट में 2 रो बराबर हो जाना। अब भी नहीं खोपड़ी में घुसा। और किसी डिटरमिनेंट की 2 रो बराबर होना, सांडिक का मान एकदम, मतलब डी बराबर जीरो, सॉल्यूशन नो। अब जरा तीनों पैरेलल हैं, तीनों पैरेलल का मतलब सांडिक की तीनों रो बराबर चले जाना, इसका मतलब डी फिर जीरो हो गया, लेकिन नो सोल्यूशन। यहाँ पे 2 संपाती हैं, 2 संपाती का मतलब सांडिक की 2 रो बराबर जाना, तो फिर डी जीरो। जबकि ये इनफाइनाइट यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक क्यों होगा? क्योंकि एक ही जगह तीसरी रेखा काटेगी ना, और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रही हैं, तो यहाँ पे तीनों रेखाएं संपाती होंगी और डी बराबर क्या होगा? यहाँ भी डी जीरो होगा। क्या समझ में आ गया? और ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, ट्रायंगल बना रही है, इसका मतलब डी जीरो नहीं होगा, जबकि नो सोल्यूशन होगा। क्या ये बात क्लियर होगी? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए।
हाँ तो भाई ऐसा भी हो सकता है, आप तैयार रहिएगा भाई। हाँ देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप कॉपी कर लीजिएगा या वीडियो को रोकिएगा और कॉपी करिएगा, ठीक है। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मत लीजिए। स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो भाई, नोट्स बनाइए, ये क्या तमाशा है। हाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस का y बराबर 1, फिर m माइनस 1 x प्लस का 3m माइनस का 7y बराबर 5, ठीक। और फिर इसके बाद m माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 2m माइनस 1 2 माइनस 2m माइनस का 5 इंटू वाई इजकल टू 0। संगत हल है, मतलब कंसिस्टेंट सलूशन है, संगत हल है तो m क्वेश्चन मार्क। अगले व्यक्ति की डिमांड है भैया m का मान बता दो। अब जरा सुनिएगा, देखो यदि हल है, बात समझिएगा, तो यदि हल है तो सब में d बराबर 0 तो आ ही रहा है। अरे यहाँ तो हल ही नहीं हो रहा, तो d नॉट इक्वल टू 0। और कहाँ नहीं हल हो रहा, नो सोल्यूशन में d नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जहाँ हल है, संगत का मतलब हल है, मतलब मान दे रहा है, तो जब मान देगा तो 100% d बराबर क्या होगा 0। तो चूंकि निकाय संगत है, नहीं समझ में आया भाई, हल होने के लिए तो d 0 ही होना चाहिए ना। मैंने 6 केस लिखा है, देख लीजिए। d 0 वहाँ भी है जहाँ नहीं हल होता, लेकिन हल है तो d तो 0 होगा 100%, ठीक है। अब वो कैसा हल है वो भगवान जाने। अब वो कह रहा है यार मुझे क्या करना है, कैसा हल है, एक हल है कि अनंत हल है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हल है। यदि हल है तो d भैया 0 होगा, बात खत्म। चूंकि निकाय संगत है, निकाय संगत है मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम संगत है, इसलिए d इक्वल टू क्या बैठा हूँ 0। मुझे d भरा दो बस। x कितना बैठेगा 1, फिर m माइनस 1, फिर m माइनस 2, फिर 1, फिर 3m माइनस 7, फिर 2m माइनस, हाँ C3 भराओ 1 5 0। अच्छा ये वैल्यू क्या है 0 लेके चलेंगे। हाँ टारगेट क्या है, प्रसन्न करता, जिसको जो प्रसन्न होना चाहता है वो किसकी वैल्यू मांग रहा, m की वैल्यू। तो 2 ऑपरेशन लगा दो क्या, अरे 2 0 कर लिया। C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस का C3। चलो कैसे होगा बताओ, 1 माइनस 1 0, घटाओ इसको इसमें। m माइनस 1 माइनस का 3m प्लस का 7 कितना बैठा, माइनस का 2m प्लस का 6, आगे m माइनस 2 माइनस का 2m प्लस का 5 माइनस का m प्लस का 3, क्यों, हाँ ये घटेगा 0, आगे बढ़ाओगे तांगा, कायदे से करना। हाँ 3m माइनस 12 और ये 2m माइनस 5, फिर 1 5 0 लिखेंगे। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, along R1, expanding along R1। सुनिएगा, ये क्लियर, ये उड़ा, इन दोनों को गुड़ा होगा। माइनस 2m प्लस 6, 2m माइनस का 5 माइनस का 3m माइनस 12 माइनस का m प्लस 3 बराबर 0। चलो इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाओ सब लोग, मल्टीप्लाई करो। हाँ सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक में आप गलत तो नहीं किए, सही ना। इसके बाद इसके फैक्टर नहीं बन रहे, सीधे धराचार भी लगाएं, कुछ ऐसे सीन देखिए। अगले व्यक्ति की डिमांड थी m की वैल्यू ज्ञात करना, तो ये m की वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब कल से मैं जो आपको बोर्ड लेवल की सीट थी, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जो बोर्ड लेवल की सीट थी डिटरमेंट की 4.1 4.2 के मैं क्वेश्चन कराऊंगा,
और जो बच्चों के जो क्वेश्चन ना आए हों कृपया आप जैसे आपको पता चले टेलीग्राम चैनल में नंबरिंग कर दीजिए। एक्सरसाइज 4.1 ये 4.2, पहले 4.1 4.2 की नंबरिंग करिए, ठीक है। 4.3 4.4 करा चुका हूँ, फिर जो आपकी डिमांड होती है तो सीटें ख़त्म करेंगे, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की जो सीटें हैं बोर्ड लेवल वाली उसको फाइनल कर देते हैं। और 1 जुलाई से आपकी क्लास चलेगी, एप्लीकेशन में लाइव क्लास चलेगी, सब लोग एडमिशन ले लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर कल के लेक्चर पे।